तैयारी की गई है। 5 महीने बाद कोरोना मुक्त बिहार। सबसे पहले खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर नीतीश कुमार के उस बड़े फैसले की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को टीका दिया जाएगा। वैक्सीन को अपने देश में भी तैयार हो गया है और उसको अभी जो अर्जेंटली जहाँ जरूरत है वहाँ शुरू करेंगे और इसके बाद तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसका इस्तेमाल होगा और हम लोग के बिहार में इसकी पूरी तैयारी कर ली। पहले जितने हमारे काम करने वाले लोग हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में शिक्षा, ये जितने भी हमारे चिकित्सक हैं और दूसरे उनके साथ काम करने वाले लोग हों तो हैं ही, सबसे पहला प्रायोरिटी तो उन्हीं का है। इसके अलावा अन्य सभी लोग, चाहे पुलिस के हों या प्रशासन के हों, वैसे सब लोग और दूसरे तमाम जनप्रतिनिधि, ये सब लोगों को और उसके अलावे जितने लोग भी जिस इलाके में पीड़ित रहे हैं सब लोगों तक हम लोग कोशिश करेंगे। और आप जानते ही हैं कि एक सेंट्रल गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। एक एक चीज़ के बारे में पूरी तैयारी की गई है और हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपने बिहार में भी, वो तो पूरे देश में होगा बहुत अच्छे ढंग से, केंद्र सरकार ने जिस ढंग से काम किया है, लेकिन अपने बिहार में भी हम लोगों की जो भी तैयारी है उसके हिसाब से हम लोग बहुत ही उपयोगी ढंग से और इफेक्टिव ढंग से इस काम को पूरा करें। तो बिहार में टीकाकरण की तैयारी और मुख्यमंत्री की जुबानी जो घोषणा की गई है उन तैयारियों के बारे में अब आपको हम बताते हैं कि कोरोना का टीका विशेष वैन से पहुंचेगा। तो कोरोना का टीका विशेष वैन से पहुंचाने की बात कही गई है। किस तरह से तैयारी है बिहार में, कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए इस टीके को पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जिलों तक टीका पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का इस्तेमाल होगा। टीका के लिए 2 से 8 डिग्री का तापमान मेंटेन किया जाएगा पूरे रास्ते। जिलों में टीका का भंडारण अस्पताल और रीजनल वैक्सीन स्टोर में होगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। 38 जिलों में वैक्सीन के भंडारण की व्यवस्था होगी। पहले चरण के लिए 10 रीजनल वैक्सीन स्टोर में भंडारण की व्यवस्था की गई है। पहले चरण में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका दिया जाएगा। जेल कर्मियों को भी पहले चरण में ही टीका लगेगा। वहीं पहले चरण के लिए डेटा तैयार हो रहा है। कोरोना का टीका, उससे संबंधित तैयारियां, किन्हें दिया जाना है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के गंभीर मरीज, पुलिसकर्मियों और जनप्रतिनिधियों को भी टीका दिया जाएगा। दूसरे चरण के बाद वैक्सीन की उपलब्धता देखते हुए फैसला लिया जाएगा कि किन्हें कब टीका लगेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स इसमें होंगे। दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के गंभीर मरीज होंगे। पुलिसकर्मियों और जनप्रतिनिधियों को भी टीका दिया जाएगा। तो हर कोई इंतजार कर रहा कोरोना वैक्सीन का। भारत सरकार ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है और बहुत ही जल्द लोगों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन न्यूज़ 18 की टीम जब मुस्लिम बहुल इलाके फुलवारी शरीफ पहुंची तो कुछ बुजुर्ग मुस्लिम महिलाओं से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने वैक्सीन को लेकर बेहद उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ वो टीका लगवाएंगी बल्कि अपने परिवार के हर सदस्य के साथ लोगों को भी जागरूक करेंगी। यही नहीं, विक्ट्री साइन दिखाया महिलाओं ने। अपने उत्साह को उन्होंने दर्ज करवाया। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने उनसे बातचीत की है। कोरोना को रोकने के लिए भारत सरकार ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है और इसे लेकर लोगों में उत्साह भी है। हम मुस्लिम महिलाओं के बीच में पहुंचे और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं की राय इस वैक्सीन को लेकर क्या है। कई तरह की बातें कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाई जा रही है, तो ये जानना बेहद जरूरी था कि मुस्लिम महिलाएं इस बारे में क्या सोचती हैं। क्या नाम है चाची आपका? मेरा रबीना खातून। अच्छा, ये जो वैक्सीन आया है तो लेंगी ना? हाँ लेंगे। हाँ लेंगे। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? ना कोई तरह का बात नहीं है। ये लेना कितना जरूरी है? एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। आपका नाम क्या वजह? हमारा बानो खातून। बानो जी, अभी लेंगी ना वैक्सीन? जी।
कोरोना से डर लगता है ना, इसको हाँ, हमेशा हाँ, ही इसको भगाना चाहिए। हाँ, भगाना। तो अपने परिवार में सब लोग को दिलवाएंगे ना? हाँ, हाँ। आपका नाम क्या हुआ? सजादी खातून। सजादी जी, आप बताइए कि वैक्सीन ले रही है ना अभी? जी लेंगे, और आपके परिवार के लोग सब लेंगे। कई तरह कोई दिक्कत नहीं ना है ना? नहीं, दिक्कत का है तो। मतलब कोरोना को भगाना है ना? हाँ जी, भगाना। बिल्कुल। आपका नाम क्या हो चाहिए? हफीजन खातून। विजन जी, आप बताइए कोरोना को कैसे भगाया जाएगा? भगाया जाएगा। वैक्सीन लगा के ना? हाँ। तो जो लॉन्च हुआ है वैक्सीन उसको लेना है ना? हाँ। हाँ, कोई तरह का दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? अशरफी बानो। अशरफी जी, आप बताइए कि कोरोना को लेकर डर लगता है मन में ना? हाँ, जरूर तो भागेगा कैसे? भागेगा, से भगाया जाएगा। वही वैक्सीन लगा के ना? जी हाँ। तो लेना है ना वैक्सीन? और परिवार में सब लोग लेंगे ना? हाँ, सब लोग। अगल बगल के लोगों को भी समझाइएगा कि भाई ये ले। क्या? हाँ, हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है कि अगल बगल लोग को समझावेंगे कि वैक्सीन लेना जरूरी है। और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनको भी समझाना है कि ये गलत है, ये सब हाँ, सबको लेना चाहिए। सबको लेना चाहिए। हाँ, बोलिए। क्या चाहिए? जी, तब ना जर भागेगा। ये तो देखिए, ये वो मुस्लिम महिलाएं हैं। ये पटना का फुलवारी शरीफ का इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। वहाँ पे महिलाएं कोरोना के वैक्सीन को लेकर बेहद उत्साहित है और उन्हें भी इंतजार है कि जैसे ही मार्केट में ये वैक्सीन आ जाएगा वो लोग भी लेंगी और तमाम लोग, उनके परिवार के जो लोग हैं उन्हें भी बोलेंगे लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए करारा तमाचा है ऐसे महिलाओं का बयान जो मुस्लिम महिलाएं हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चलिए, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। कुछ मुस्लिम महिलाओं से हमने बात की और उनका मन टटोलने की कोशिश की। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हालांकि उन मुस्लिम महिलाओं ने विक्ट्री साइन दिखाकर अपने उत्साह को दिखाने की जरूर कोशिश की। हालांकि उन्होंने एक बात कही कि लोगों को भी जागरूक करेंगे। चलिए, अपराध की अगर हम बात करें तो बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और गोपालगंज की बात करें तो 12 घंटे में 2 लोगों की हत्या इस बात की तस्दीक करती है। तो बड़ी खबर, गोपालगंज में 12 घंटे में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा खबर यह है कि नालंदा में खेत से ताले लगे बॉक्स में शव मिला है। बड़ी खबर यही नहीं रुकती, तीसरी बड़ी खबर है बेगूसराय से, जहां बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बिहार में अपराध कैसे बढ़ा हम आपको दिखा रहे हैं। हाजीपुर में बलुआ कुआरी में एक युवक का शव मिला और बताया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी के कर्मी से तकरीबन 1,80,000 की लूट की गई। तो ये बड़ी खबर बिहार में अपराध के बढ़ते ग्राफ से जुड़ी हुई। तो गोपालगंज में अपराधियों ने होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। अमित कुमार उर्फ छोटू बंजारी चौक के पास होटल चलाता था। हत्या के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया, जिससे नाराज लोगों ने NH 28 को जाम कर दिया। गोपालगंज में कल 12 घंटे में हत्या की 3 वारदात सामने आई थी। सारण डीआईजी गोपालगंज में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर आज बैठक करने वाले हैं। तो गोपालगंज से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं और मुकेश है हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, इस पूरी घटनाक्रम के बाद अभी जो जाम की स्थिति है, NH 28 को जाम किया गया है, क्या जाम खुल सका है? प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हैं, लोगों को समझाया है? चलिए, गोपालगंज से अब खबर बता रहे हैं, होटल कारोबारी की हत्या की गई है। जाम से लोग परेशान हैं। हालांकि NH 28 को जाम से क्या छुटकारा मिला है, इस बात को लेकर हम लगातार अपडेट आपको बताते चलेंगे। हालांकि लोग इसलिए गुस्से में हैं कि पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और कल 12 घंटे में 3 हत्याओं से बिहार के अपराध के उस ग्राफ को समझा जा सकता है। सारण डीआईजी जो हैं आज जो समीक्षा करने वाले हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और हाल जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, ऐसी घटनाओं को रोक पाने में विफलता क्यों हाथ लग रही है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां पोस्टमार्टम नहीं होने से लोगों का आक्रोश बढ़ गया और जाम की स्थिति आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। तो सारण डीआईजी आज समीक्षा करने वाले हैं और समीक्षा इस बात को लेकर होगी कि आखिर गोपालगंज में या फिर बिहार के अलग अलग इलाकों में जो घटनाएं हो रही हैं आखिर क्यों हो रही हैं। आज एक बैठक नहीं, हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने 2-2 समीक्षा बैठक की और जिस दिन बैठक की उस दिन भी घटनाएं सामने आई। तो ऐसे में सवाल खड़ा होना बिल्कुल लाजमी है, खासकर उस पुलिस की वर्दी पर जिसके डर से अपराधियों को भाग जाना चाहिए था, छुप जाना चाहिए था या फिर अपराध कभी नहीं करने की कसम खा लेनी चाहिए थी। लेकिन अपराध हो रहे हैं। गोपालगंज से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, क्या खबर है, जाम से छुटकारा मिला या नहीं?
देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला नगर थाना के बंजारी चौक के पास होटल संचालक की जिसे देर रात गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी। और इस मामले में जब पोस्टमार्टम नहीं कराया गया कई घंटे बाद भी, तब लोगों ने शव को NH 28 पर रखकर जो बंजारी चौक के पास है वहां जाम कर दिया है। कई घंटे से लोगों ने आगजनी भी की यहाँ पर। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट ये है कि सदर SDM उपेंद्र कुमार पाल और SDPO नरेश पासवान के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम को हटा दिया है। और सदर SDM ने SDPO का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोगों का आरोप है कि दो गोलियां से मारकर हत्या की गई है, तो यह दुर्घटना का मामला भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है पुलिस तब यह सूचित कर पाएगी कि हत्या है कि यह दुर्घटना है। लेकिन मैं बताऊं कि गोपालगंज में पूरे 12 घंटे में 3 लोगों को जो है गोलियों से भुना गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कल 12 घंटे में 3 हत्याओं से लोगों के मन में डर व्याप्त है, उनकी सुरक्षा को लेकर वो सोच रहे हैं। हालांकि आज DIG सहारनपुर क्षेत्र के वो समीक्षा करने वाले हैं। और इधर बेतिया में भूमि विवाद में एक युवक की पीटकर हत्या कर दी गई है। हैरानी की बात यहां यह है कि घटना की सूचना देने के घंटों बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि चौकीदार के सामने आरोपियों ने युवक की पिटाई कर दी। मौके पर ही उस युवक ने दम तोड़ दिया। घटना योगापट्टी थाना क्षेत्र के नौरंगिया पंचायत के पीपरा पांडे टोला की है। मृतक का नाम धनंजय पांडे है, जिसका उसके पटीदारों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GMCH भेजा है। परिजनों के बयान पर केस भी दर्ज कर लिया गया। घटना के बाद से सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। और हमने के सब बड़ा बैठल रहनी सन, हमर पति धनंजय पांडे बैठ रहनी, कृष्णैया पांडे रहनी, हम रहनी, हमर सास रहनी, गोतनी, सब कोई रहे। संजय पांडे, उनका सब परिवार, विजय पांडे, सब कोई आयल और तेज धार से हमरा पति के मार दहल लोग, मार के जमीन पर पटवा दहल लोग। जहाँ की हम लिए जब हॉस्पिटल में तो मृत्यु घोषित हो गई। और बड़ी खबर है नालंदा से, जहां दीपनगर के लालबाग में बक्से के अंदर युवक का शव मिला है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह ग्रामीणों ने खेत में एक बड़ा बक्सा पाया, जिसे ट्रंक कहते हैं। ग्रामीणों को लगा कि चोरों ने वारदात के बाद खेत में बक्से को फेंका गया था। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जब ताला तोड़वाया तो इससे युवक का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव को देखकर लग रहा है कि हत्या के बाद बक्से में भरकर अपराधियों ने डेड बॉडी खेत में फेंक दी होगी। और बेगूसराय में भी बेखौफ अपराधियों ने सोई अवस्था में 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बुजुर्ग की पहचान विनोद चौधरी के रूप में की गई है। और यह घटना में मृतक के बेटे प्रमोद कुमार का आरोप यह है कि उसकी पत्नी ममता देवी ने ही उसके पिता की हत्या षड्यंत्र रचकर कर दी। सुपारी देकर हत्या की इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया गया। घटना है मंसूर चक थाना क्षेत्र के गढ़पतौल की। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। के साथ अनबन होते रहता था, घाट पर पत्नी करते रहती थी बराबर। उसके बाद समझौता हुआ मंसूर चक थाना से भी और बछवाड़ा थाना से भी। फिर भी हम साथ में रहे, बछवाड़ा में डेरा लेकर के रहते हैं। हमारी पत्नी का कहना था कि घर का ज़मीन और तुम अपना सैलरी हमको दो, और नहीं तो शूटर को 50,000 रुपया दिए हैं, किसी भी वक्त तुमको हम गोली मरवा देंगे। और गोली मारने के बाद फिर शूटर को हम देंगे 60,000 रुपया। उसके बाद हमारा 2 भाई अभी जेल में है। जेल से ही प्लानिंग बनता है कि कैसे मारना है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ते क्राइम पर एक्शन में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 11 बजे का वक्त होगा जब सरदार पटेल भवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पुलिस आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 11 बजे सरदार पटेल भवन पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्राइम कंट्रोल को लेकर आज एक बार फिर चर्चा होगी, फिर बैठक होगी। आला अधिकारियों को जो टास्क दिए गए थे या फिर जो निर्देश मिले थे, क्या उन्होंने पूरा किया, उसे ये बात जानने की कोशिश करेंगे। और क्राइम पर एक्शन में दिख रहे हैं नीतीश कुमार। किसी भी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं होगा। आनंद अमृतराज हमारे साथ पटना से, हमारे सहयोगी। आनंद, मुख्यमंत्री एक बार फिर रुक करेंगे उस जगह का जहां पर पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे और जिन घटनाओं को
एक समीक्षा बैठक से लेकर आज की बैठक के बीच में जो घटनाएं हुई, जो टास्क दिए गए, उस पर बात होगी और फीडबैक लिया जाएगा। देखिए विवेक, निश्चित तौर पे आपको याद होगा कि इसके पहले भी कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार सरदार पटेल भवन पहुंचे थे और अचानक से पहुंचे थे और वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करके कई सारे दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए थे और फीडबैक भी लिया था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। उस समय भी उन्होंने कहा था कि मैं बराबर आता रहूंगा और उसी कड़ी में नए साल के बाद आप 1 तारीख से लगातार अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखें तो लगातार मुख्यमंत्री बैठक और समीक्षा कर रहे हैं तमाम विभागों की। आज उसी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरदार पटेल भवन जाएंगे 11 बजे और जो वरीय अधिकारी हैं उनसे फीडबैक लेंगे। नए साल में नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्शन में विवेक और लगातार लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या विकास का या फिर किसी विभाग का समीक्षा का लगातार फीडबैक ले रहे हैं और अधिकारियों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में तेजी से विकास कैसे हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर कैसे हो। आनंद, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जब निकल रहे थे, आपकी जब बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि रोजाना तो नहीं लेकिन महीने में एक बार यहां जरूर आऊंगा, लेकिन बहुत जल्द आ गए। देखिए, चूंकि अभी नया साल शुरू हो चुका है और उन्होंने बोला था कि मैं कभी भी आ सकता हूं, तो उन्होंने इसकी शुरुआत आज कर दी। आज सरदार पटेल भवन जा रहे हैं 11 बजे और आला अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है, नए साल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री बेहद सकते हैं और उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ संदेश भी दिया था पिछली बार जब गए थे विवेक, आपको याद होगा कि मैं कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूं। जिन अधिकारियों ने अच्छा काम किया उन्हें भी सरकार देख रही है और जो अधिकारी काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं उन पर भी सरकार की नजर है और खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष से सरकार पर निशाना साधता रहा है। तो नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जरा भी समझौते के मूड में नहीं है और लगातार फिर से सरदार पटेल भवन जाना और पुलिस के आला अधिकारी के साथ बैठक कर फीडबैक लेना, इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितने गंभीर है। आपको याद होगा विवेक कि 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी तो उनका यूएसपी था लॉ एंड ऑर्डर और 2005 से 2010 तक का जो पीरियड था मुख्यमंत्री का वो गोल्डन पीरियड माना जाता था बिहार के लिए। तो शायद नीतीश कुमार उसी दौर को फिर से वापस लाना चाहते हैं और जनता को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम इस बार जब गद्दी पर संभाले, उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब जब उन्होंने मुख्यमंत्री के पद संभाल लिया है तो वो पूरी तरीके से जनता को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास का मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला, वो किसी चीज में ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। और खासकर उन्होंने वरीय अधिकारियों को और खासकर पुलिस के अधिकारियों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कोई बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। नीतीश कुमार ने पहले ही कह रखा है कि लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। नया साल है और इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी कि समीक्षा बैठक तो बहुत हुई, लेकिन जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो टास्क दिया जा रहा है, उससे भी मुख्यमंत्री जानना चाहते हैं, करीब से देखना चाहते हैं। और एक अच्छी खबर होमगार्ड जवानों के लिए, खुशखबरी है। नए साल पर बिहार सरकार ने होमगार्ड जवानों को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। अब होमगार्ड के जवानों को पुलिस की तर्ज पर ग्रेड पे मिलेगा और होमगार्ड के वेतन पाने वाले जवानों को 2000 से 2400 और 2800 के ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। तो बड़े फैसलों में, कैबिनेट के बड़े फैसलों में जो बातें शामिल हैं, जो अच्छी खबर है, हम आपको बता रहे हैं। पुलिस की तर्ज पर होमगार्डों को भी ग्रेड पे मिलेगा। जवानों को 2000 से 2400 और 2800 का ग्रेड पे होगा। 21 जनवरी 2010 के प्रभाव से ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसलों में से एक अच्छी खबर होमगार्ड जवानों के लिए। राजधानी पटना की तरफ रुख करें तो आज तेज पछुआ हवाएं चल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। पटना में ठंड का जायजा लिया है आनंद अमृतराज ने। पटना में ठंड का असर बढ़ने लगा है और आकाश में भी बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से ठंड का असर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर पटना की दिखा रहे हैं, जहां पे बादल छाने की वजह से दिन में ही शाम जैसा एहसास हो रहा है और ठंड की वजह से लोग भी घरों से काफ़ी कम निकल रहे हैं। इस वक्त सड़क पे जो आप वाहन देख रहे हैं उनमें भी वो अपने वाहन में लाइट जलाकर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है पटना की तस्वीर और आने वाले समय में मौसम विभाग ने भविष्यवाणी भी किया है कि ठंड के आसार अभी और बढ़ने के हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग ठंड से बहुत कम घर से बाहर निकल रहे हैं और ठंड की वजह से वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें कुछ न कुछ बाहर काम है। तो तस्वीर पटना की है। आज से तो धुंध छाया हुआ है और देखिए कि ठंड बढ़ने लगा है। हाँ। और ठंड का असर भी अब पड़ने लगा, लोग कम निकल भी रहे हैं। हाँ। और आज हम लोग मॉर्निंग में निकले तो ठंड बढ़ा हुआ है। टोपी वगैरह पहन के निकले नहीं? एकदम पूरी तैयारी से निकले ताकि ठंड का असर कम से कम हो। ठंड तो निश्चित तौर पे अपना आगाज दिया है, लेकिन बिहार प्रदेश ऐसा है जहां पर जाड़ा गर्मी बरसात बराबर होता है और ये बराबर ऋतु के आने से फसल से लेके मनुष्य को सभी को फायदा है। आज निश्चित तौर पे अपना ठंड आगाज दिया। हम लोग पहली बार एहसास हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, आज निश्चित तौर पे हम लोग संभल कर करके मॉर्निंग वॉक में आए हैं। कोशिश करेंगे कि ठंड से बचा जाए। बिल्कुल।
तो देखिए पटना के लोग भी ठंड से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ठंड जितना ज़्यादा पड़ेगा तो फसल अच्छे होने की संभावना है। तो लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन बहरहाल पटना में ठंड का असर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और आगे भी खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।